जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही कमाल करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स, आज से हम लोग डॉक्टर मनीष रंजन जी का NCERT सार संकलन को पढ़ेंगे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और जितने भी PCS लेवल के एग्ज़ाम हैं, जैसे UPSC, BPSC, MPSC, UPPSC इत्यादि, इन सभी परीक्षाओं के लिए स्पेशल बुक है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज के इस सेशन में हम लोग प्राचीन भारत को पढ़ेंगे, जहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्राचीन भारत में जो है भारतीय इतिहास के स्रोतों को पढ़ेंगे और देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोग इस पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी को मैं 2 बार रिपीट करूँगा, जिससे कि ये सभी के सभी पॉइंट्स आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। यह 2 प्रकार के हैं: धार्मिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। यह 2 प्रकार के हैं: धार्मिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य। पुरालेख शास्त्र शिलालेखों का अध्ययन करता है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की म्यूजियोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। पुरालेख शास्त्र शिलालेखों का अध्ययन करता है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की म्यूजियोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध तथा जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध तथा जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। वेद। वेद ये भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। ये भारत के जो है सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद जो है ये भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है, जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक है, वेद जो है ये 4 हैं, जिसमें जो है ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है तथा अथर्ववेद है। और इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद जो है ये चारों वेदों में जो है ये सर्वाधिक प्राचीन वेद है। और इसमें जो है 10 मंडल, 8 अष्टक, 10,600 मंत्र एवं 1,028 सूक्त हैं। ठीक है, ऋग्वेद जो है ऋग्वेद ये चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद है। और इसमें जो है 10 मंडल, 8 अष्टक, 10,600 मंत्र एवं 1,028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का रचना काल सामान्यतः 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ऋग्वेद का रचना काल सामान्यतः 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ऋग्वेद का दूसरा एवं 7वां मंडल सर्वाधिक प्राचीन तथा पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद का है। ऋग्वेद का दूसरा एवं 7वां मंडल सर्वाधिक प्राचीन तथा पहला एवं 10वां जो है ये मंडल सबसे बाद का है, मतलब पहला और 10वां जो है ये नया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद की मान्य 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की मान्य 5 शाखाएं हैं, जो है शाकल, आश्वलायन, मांडुकायन, सांख्यायन एवं वास्कल।
तो ऋग्वेद की मान्य 5 शाखाएं हैं: शाकल, आश्वलायन, मांडुकायन, सांख्यायन एवं वास्कल। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सावित्री का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सावित्री का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सामवेद को, अब हम लोग सामवेद को देख रहे हैं। इसमें सामवेद को जो है भारतीय संगीत का मूल अथवा जनक कहा जाता है। ठीक है, सामवेद को भारतीय संगीत का मूल अथवा जनक कहा जाता है। यह मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। यह मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। इनमें मात्र 75 ही नहीं है, इनमें मात्र 75 ही नहीं है, शेष ऋग्वेद से ली गई है, और जो शेष है वो ऋग्वेद से ली गई है। इस वेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। इस वेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। वो कौन कौन सी है? तो वो है जैमिनीय, राणानीय और कौथुमीय। कौन कौन सा है? जैमिनीय, राणायनीय और कौथुमीय। अब हम लोग देख लेते हैं यजुर्वेद को। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो पद एवं गद दोनों ही रूपों में लिखा गया है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो पद एवं गद दोनों रूप में लिखा गया है। उसके बाद है, इस वेद के 2 भाग हैं। इस वेद के यानी यजुर्वेद के 2 भाग हैं। पहला है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं: तैत्तिरीय, कंठ, कपिस्थल, मैत्रायणी। कौन कौन सी? तैत्तिरीय, कंठ, कपिस्थल और मैत्रायणी। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखाएं माध्यन्दिन तथा काणव है। शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखाएं माध्यन्दिन तथा काणव है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं के रचयिता वाजस्नेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य हैं, इसलिए इसे वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। इसमें केवल मंत्रों का समावेश है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं के रचयिता वाजस्नेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य हैं, इसलिए इसे वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। इसमें केवल मंत्रों का समावेश है। अब हम लोग देख लेते हैं अथर्ववेद को। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें कुल 20 मंडल, 730 ऋचाएँ तथा 5987 मंत्र हैं। ठीक है, अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें कुल 20 मंडल, 730 ऋचाएँ तथा 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद की 2 शाखाएं शौनक और पैपलाद है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं शौनक और पैपलाद है। उपनिषद, अब हम लोग देख लेते हैं उपनिषद को। उपनिषद, इसका शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। उपनिषद, इसका शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। ठीक है, उपनिषद का मतलब क्या होता है? तो ये होता है समीप बैठना, और इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। ये भी आपको याद रखना है।
उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद जो है ये वेदों का अंतिम भाग है और इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। प्रमुख उपनिषद हैं ईश। प्रमुख उपनिषद हैं कौन कौन से हैं? तो ये हैं ईश, कठ, केन, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक बृहदारण्यक और श्वेताश्वर श्वेताश्वर एक मिनट श्वेताश्वतर, कौशितकी एवं मैत्रायणीय। ठीक है, इसे आपने याद रखना है कि प्रमुख उपनिषद हैं वो है ईश, कठ, केन, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, कौशितकी एवं मैत्रायणीय। अगला पॉइंट है प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आरण्यक। आरण्यक यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है। आरण्यक यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है। इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। इनकी रचना वनों में पढ़ाए जाने के निमित्त की गई है। इनकी रचना वनों में पढ़ाए जाने की निमित्त की गई। प्रमुख आरण्यक हैं, तो प्रमुख आरण्यक है ये देख लेते हैं कौन कौन से। ऐतरेय, सांख्यायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी, तवलकार। ये सभी के सभी प्रमुख आरण्यक हैं। कौन कौन से हैं? ऐतरेय, सांख्यायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी, तवलकार। अब हम लोग देख लेते हैं वेदांग को। वेदांग जो है ये वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञादि करने में सहायक थे। वेद जो है वेदांग, ये वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञादि करने में सहायक थे। अब हम लोग देख लेते हैं पुराण को। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। रामायण रामायण यह आदि काव्य है। इसकी रचना दूसरी शताब्दी के आसपास संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा की गई थी। रामायण जो है ये आदि काव्य है और इसकी रचना जो है दूसरी शताब्दी के आसपास संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा की गई थी और प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे। प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे जो कालांतर में 24,000 हो गए। जो कालांतर में 24,000 हो गए। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं महाभारत को। महाभारत इस महाकाव्य की रचना 4वीं शताब्दी के आसपास महर्षि व्यास द्वारा की गई थी। इसमें प्रारंभ में जो है 8800 श्लोक थे जिसे जय संहिता कहा जाता था। तत्पश्चात इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई और इसे भारत कहा जाने लगा। कालांतर में इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख हो जाने पर महाभारत या सतसहस्त्री संहिता कहा जाने लगा। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। एक बार हम लोग इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। महाभारत इस महाकाव्य की रचना 4वीं शताब्दी के आसपास महर्षि व्यास द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे जिसे जय संहिता कहा जाता था। तत्पश्चात इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई और इसे भारत कहा जाने लगा। कालांतर में इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख हो जाने पर महाभारत या सतसहस्त्री संहिता कहा जाने लगा। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। अब हम लोग देखते हैं सूत्र को। इस साहित्य की रचना
ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास की गई थी। सूत्र, इस साहित्य की रचना ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास की गई थी। सूत्र ग्रंथों को कल्प भी कहा जाता है। सूत्र ग्रंथों को कल्प भी कहा जाता है। कल्प सूत्र ऐसे सूत्र जिनमें नियमों एवं विधियों का प्रतिपादन किया गया है। कल्प सूत्र ऐसे सूत्र हैं जिनमें नियमों एवं विधियों का प्रतिपादन किया गया है, कल्प सूत्र कहलाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य रचित साहित्य को। 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य रचित साहित्य को देखते हैं। और इसमें देखते हैं हम लोग सबसे पहले स्रोत सूत्र को। किसको? स्रोत सूत्र को देखते हैं। वेदों में वर्णित यज्ञ भागों का क्रमबद्ध विवरण तथा उस काल की परंपराओं तथा धार्मिक रूढ़ियों का ज्ञान ऋग्वेद के 2 स्रोत सूत्र आश्वलायन एवं सांख्यायन, यजुर्वेद के कात्यायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, बौधायन, भारद्वाज तथा वैखानस, सामवेद के लाट्यायन, द्राहयायन व आर्षेय तथा अथर्ववेद के वैतान से मिलता है। इसको फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। स्रोत सूत्र, वेदों में वर्णित यज्ञ भागों का क्रमबद्ध विवरण तथा उस काल की परंपराओं तथा धार्मिक रूढ़ियों का ज्ञान ऋग्वेद के 2 स्रोत सूत्र आश्वलायन एवं सांख्यायन, यजुर्वेद के कात्यायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, बौधायन, भारद्वाज तथा वैखानस, सामवेद के लाट्यायन, द्राहयायन व आर्षेय तथा अथर्ववेद के वैतान से मिलता है। अब हम लोग देखते हैं गृह्य सूत्र को। गृह्य सूत्र, गृहस्थाश्रम से संबद्ध धार्मिक अनुष्ठान से संबद्ध प्रमुख गृह्य सूत्र सांख्यायन, आश्वलायन, बौधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, भारद्वाज, पराशर, गोभिल, खादिर एवं कौशिक। गृह्य सूत्र, गृहस्थाश्रम से संबद्ध धार्मिक अनुष्ठान से संबद्ध प्रमुख गृह्य सूत्र सांख्यायन, आश्वलायन, बौधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, भारद्वाज, पराशर, गोभिल, खादिर एवं कौशिक। अब हम लोग देख लेते हैं धर्म सूत्र को। धर्म सूत्रों में वर्ण धर्म, राजा के कर्तव्य, प्रायश्चित विधान, न्यायालयों की स्थापना, कराधान, वियोग नियम तथा गृहस्थ कर्तव्यों का विवरण आदि मौजूद है। प्रमुख धर्म सूत्र वशिष्ठ, हारीत, आपस्तंभ, बौधायन, गौतम आदि हैं। धर्मसूत्रों से ही कालांतर में स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। धर्मसूत्रों में वर्ण धर्म, राजा के कर्तव्य, प्रायश्चित विधान, न्यायालयों की स्थापना, कराधान, वियोग नियम तथा गृहस्थ कर्तव्यों का विवरण आदि मौजूद है। प्रमुख धर्मसूत्र वशिष्ठ, हारीत, आपस्तंभ, बौधायन, गौतम आदि हैं। धर्मसूत्रों से ही कालांतर में स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। अगला देख लेते हैं शुल्ब सूत्र। अब शुल्ब सूत्र है, शुल्ब का तात्पर्य है नापने की डोरी। शुल्ब का तात्पर्य है नापने की डोरी। इसमें यज्ञ की वेदियों को नापने, स्थान चयन एवं निर्माणादि का वर्णन है। ये आर्यों के ज्यामिति ज्ञान का परिचायक है। शुल्ब सूत्र, शुल्ब का तात्पर्य है नापने की डोरी। इसमें यज्ञ की वेदियों को नापने, स्थान चयन एवं निर्माणादि का वर्णन है। ये आर्यों के ज्यामिति ज्ञान का परिचायक है। हम लोग देख लेते हैं षड दर्शन। षड दर्शन उपनिषदों के दर्शन को भारतीयों ने 6 भागों में विभाजित किया है, जिसे षड दर्शन कहा जाता है। इसमें आत्मा, परमात्मा, जीवन और मृत्यु से संबंधित विचारों का वर्णन है, जो है मीमांसा, वेदांत, न्याय, योग, सांख्य और वैशेषिक। षड दर्शन उपनिषदों के दर्शन को भारतीयों ने 6 भागों में विभाजित किया है, जिसे षड दर्शन कहा जाता है। इसमें आत्मा,
परमात्मा, जीवन और मृत्यु से संबंधित विचारों का वर्णन है, जो है मीमांसा, वेदांत, न्याय, योग, सांख्य और वैशेषिक। अगला है स्मृतियाँ। वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृतियाँ का उदय हुआ, इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ, इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुस्मृति के भाष्यकार क्रमशः हैं। मनुस्मृति के भाष्यकार क्रमशः है मेघातिथि, भारुचि, कुल्लुक भट्ट तथा गोविंदराज। मनुस्मृति के भाष्यकार क्रमशः हैं मेघातिथि, भारुचि, कुल्लुक भट्ट तथा गोविंदराज। याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार क्रमशः अपरार्क, विश्वरूप एवं विज्ञानेश्वर हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार क्रमशः अपरार्क, विश्वरूप एवं विज्ञानेश्वर हैं। अगला है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में हम लोग पॉइंट को देखेंगे। कह रहा है लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का उल्लेख किया गया है, जिनसे भारतीय इतिहास को जानने में काफ़ी मदद मिलती है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का उल्लेख किया गया है, जिनसे भारतीय इतिहास को जानने में काफ़ी मदद मिलती है। अगला पॉइंट है कौटिल्य। कौटिल्य यानी चाणक्य। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास एवं शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य यानी चाणक्य रचित अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास एवं शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। अगला पॉइंट है अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन की वर्तिका, गार्गी संहिता, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस तथा कालिदास कृत मालविकाग्निमित्र आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन की वार्तिका, गार्गी संहिता, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस तथा कालिदास कृत मालविकाग्निमित्र आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अगला पॉइंट है गार्गी संहिता यद्यपि एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता यद्यपि एक ज्योतिष ग्रंथ है, तथापि इसमें भारत पर होने वाला यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। गार्गी संहिता यद्यपि एक ज्योतिष ग्रंथ है, तथापि इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष का बुद्ध चरित, बाण भट्ट का हर्षचरित, वाक्यपति राज का गौड़वाहो, बिल्हन का विक्रमांक देव चरित, पद्मगुप्त का नवसहसांक चरित, जयानक कृत पृथ्वीराज विजय इत्यादि उल्लेखनीय है। इस पॉइंट के बाद फिर से रिपीट कर लेते हैं। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष का बुद्ध चरित, बाण भट्ट का हर्षचरित, वाक्यपति राज का गौड़वाहो, बिल्हन का विक्रमांक देव चरित, पद्मगुप्त का नवसहसांक चरित, जयानक कृत पृथ्वीराज विजय इत्यादि उल्लेखनीय है। देखते हैं अगले पॉइंट को। अगला है विदेशी यात्रियों के विवरण। इसमें हम लोग पढ़ते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। इनके विवरण से तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था का पता चलता है। विदेशी यात्रियों के विवरण साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। इनके विवरण से तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था का पता चलता है। अगला है विदेशियों के विवरण को 3 भागों में बांटा गया है। विदेशियों के विवरण को जो है ये 3 भागों में बांटा गया है। पहला है यूनान और रोम के लेखकों का विवरण, दूसरा है चीनी यात्रियों के वृत्तांत तथा तीसरा है अरब यात्रियों के वृत्तांत। इसमें विदेशियों के विवरण को जो है 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है यूनान और रोम के लेखकों का विवरण, दूसरा है चीनी यात्रियों के वृत्तांत और तीसरा है अरब यात्रियों के वृत्तांत।
तो इसमें दे रखा है सबसे पहले यूनान एवं रोम के लेखकों का विवरण। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे यूनान एवं रोम के लेखकों का विवरण। सबसे पहले है हेरोडोटस। तो हेरोडोटस के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंधों का वर्णन किया है। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है और इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंधों का वर्णन किया है। अगला पॉइंट है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। अगला है डायमेकस। डायमेकस जो है ये सीरिया नरेश एंटीयोकस प्रथम का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस यह सीरियाई नरेश एंटीयोकस प्रथम का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला पॉइंट है डायोनीसियस। डायोनीसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। डायोनीसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। अगला पॉइंट है टॉलमी। टॉलमी इसने दूसरी शताब्दी के आसपास भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की थी। टॉलमी जो है इसने दूसरी शताब्दी के आसपास भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला पॉइंट है प्लिनी। प्लिनी इसने नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना प्रथम शताब्दी ईस्वी में की थी। इसमें भारतीय पशुओं पेड़ पौधों खनिज पदार्थों इत्यादि का विवरण दिया गया है। प्लिनी प्लिनी इसने नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना प्रथम शताब्दी ईस्वी में की थी। इसमें भारतीय पशुओं पेड़ पौधों खनिज पदार्थों इत्यादि का विवरण दिया गया है। देखते हैं अगले पॉइंट को। तो इसमें अगला पॉइंट है चीनी यात्रियों के वृत्तांत। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं चीनी यात्री फाहियान सन युगन ह्वेनसोंग तथा इत्सिंग के विवरण भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में विशेष उपयोगी रहे। चीनी यात्री फाहियान सन युगन ह्वेनसोंग तथा इत्सिंग के विवरण भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में विशेष उपयोगी रहे हैं। अगला पॉइंट है फाहियान। फाहियान यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। इसने अपने विवरण में मध्य देश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है जिसमें इसने मध्य देश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। फाहियान भारत में 12 वर्षों तक रहा। यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। इसने अपने विवरण में मध्य देश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है जिसमें इसने मध्य देश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। फाहियान भारत में 12 वर्षों तक रहा। अगला पॉइंट है संयुगन। संगयुन संगयुन था, मैंने इसको संयुगन पढ़ा है। सुंगयुन जो है यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित की। सुंगयुन यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित की। अगला है वेनसोंग। वेनसोंग इसे युवा नवचांग के नाम से भी जाना जाता है। यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी के आसपास भारत आया था। यह 16 वर्षों तक भारत में रहा। वेनसोंग इसे युवा नवचांग के नाम से भी जाना जाता है और यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी के आसपास भारत आया था। यह जो है 16 वर्षों तक भारत में रहा। वेनसोंग का यात्रा वृत्तांत सीयूकी के नाम से जाना जाता है जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। वेनसोंग का यात्रा वृत्तांत सीयूकी के नाम से जाना जाता है। इसमें
138 देशों का विवरण मिलता है। वेन सॉन्ग की जीवनी विली ने लिखी थी। यह वेन सॉन्ग का मित्र था। वेन सॉन्ग की जीवनी विली ने लिखी थी। यह वेन सॉन्ग का मित्र था। इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अपने समय की भारतीय दशाओं का वर्णन किया है। इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अपने समय की भारतीय दशाओं का वर्णन किया है। अगला है अरब यात्रियों के वृत्तांत। और इसमें देख लेते हैं। अरबी लेखकों में अल-बिरूनी, अल-बिलादुरी, सुलेमान, अल-मसूदी, हसन निजामी, फरिश्ता, निजामुद्दीन इत्यादि मुसलमान लेखक की कृतियों से भारतीय इतिहास विषयक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अरबी लेखकों में अल-बिरूनी, अल-बिलादुरी, सुलेमान, अल-मसूदी, हसन निजामी, फरिश्ता, निजामुद्दीन इत्यादि मुसलमान लेखक की कृतियों से भारतीय इतिहास विषयक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अगला है अल-बिरूनी। अल-बिरूनी, इसका पूरा नाम अबू रेहान मुहम्मद इब्न अहमद अल-बिरूनी था। इसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म खीवा में हुआ था। अल-बिरूनी, इसका पूरा नाम अबू रेहान मुहम्मद इब्न अहमद अल-बिरूनी था। इसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म में हुआ था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बिरूनी जो था ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। यह अरबी, फारसी एवं संस्कृत भाषाओं में अच्छा ज्ञाता था। ये अल-बिरूनी जो था यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और यह जो था अरबी, फारसी एवं संस्कृत भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था। अगला है इब्न खुर्दाव। इब्न खुर्दाव, इसने 9वीं सदी के ग्रंथ किल्बुल मसालिक वल ममालिक में भारतीय समाज तथा व्यापारिक मार्गों का विवरण दिया है। इब्न खुर्दाव, इसने 9वीं सदी के ग्रंथ किल्बुल मसालिक वल ममालिक में भारतीय समाज तथा व्यापारिक मार्गों का विवरण दिया है। अगला है अल-मसूदी। अल-मसूदी, इसने अपने ग्रंथ मुरुरज जहब में तत्कालीन भारतीय समाज का सजीव चित्रण किया है। अल-मसूदी, इसने अपने ग्रंथ मुरुरज जहब में तत्कालीन भारतीय समाज का सजीव चित्रण किया है। अगला है सुलेमान। इसके विवरण से प्रतिहार एवं पाल राजाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। सुलेमान, इसके विवरण से प्रतिहार एवं पाल राजाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगला है मीर मुहम्मद। मीर मुहम्मद मासूम के तारीख ए हिंद से सिंध देश के इतिहास तथा मोहम्मद बिन कासिम की सफलताओं की जानकारी मिलती है। मीर मुहम्मद मासूम के तारीख ए हिंद से, जो इसका जो किताब है इसके द्वारा लिखा गया है, इससे सिंध देश के इतिहास तथा मोहम्मद बिन कासिम की सफलताओं की जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब इसमें पढ़ना है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं। कौन कौन से है? अभिलेख, मुद्रा एवं स्मारक। कौन कौन से है? अभिलेख, मुद्रा एवं स्मारक। सबसे पहले इसमें अभिलेख देख लेते हैं। अभिलेख, अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, दीवारों, मुद्राओं एवं ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। अभिलेख जो है ये पाषाण शिलाओं, स्तंभों, दीवारों, मुद्राओं एवं ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख है, जिसमें हिती नरेश सुबिल्लिमा तथा मितन्नी नरेश मतियूजा के बीच संधि का उल्लेख है। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख है, जिसमें हिती नरेश सुबिल्लिमा तथा मितन्नी नरेश मतियूजा के बीच संधि का उल्लेख है। अगला पॉइंट है
बोगज कोई अभिलेख लगभग 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। बोगज कोई अभिलेख है, ये लगभग 1400 ईस्वी ईसा पूर्व का अभिलेख है, जिसमें वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण एवं नसत्य के नाम मिलते हैं। बोगज कोई अभिलेख लगभग 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है, जिसमें वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण एवं नसत्य के नाम मिलते हैं। अगला है महत्वपूर्ण अभिलेख। इसमें देख लेते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख में क्या दे रखा है। एक तरफ है अभिलेख और दूसरे तरफ है शासक एवं अभिलेख की विशेषताएं। तो हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसे कि तिथि रहित ये अभिलेख है ये, और इसमें जो है कलिंग राजा खारवेल से संबंधित विशेषताएं हैं। अगला है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, रुद्र दामन से रिलेटेड है। इसमें जो है सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है नासिक अभिलेख, इसमें जो है गौतमी बालश्री के विशेष से रिलेटेड जो है विशेषताएं हैं। इसमें जो है सातवाहनों की उपलब्धियां हैं। और अगला है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, इसमें जो है समुद्रगुप्त इसकी दिग्विजयों की जानकारी में जो है मिलती है। इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल इससे रिलेटेड है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख ये रुद्रदामन से है और इसमें जो है सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है नासिक अभिलेख, ये जो है गौतमी बलश्री से रिलेटेड है और इसमें जो है सातवाहनों की उपलब्धियां की विशेषताएं मिलती है। और अगला है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, जिसमें जो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है और इसकी जो है दिग्विजयों की जानकारी मिलती है। अगला देख लेते हैं। अगला है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड है। अगला है मंदसौर अभिलेख, ये मालवा नरेश यशोवर्मन से रिलेटेड है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से रिलेटेड है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, इसमें जो है हुनों पर विजय का विवरण से विशेषताएं प्राप्त होती है। अगला है देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से रिलेटेड है। और अगला है बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख, इसमें जो है हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। अगला है बालाघाट कार्ले अभिलेख, इसमें सातवाहनों की उपलब्धियां हैं। अगला है अयोध्या अभिलेख, शुंगों की उपलब्धियां हैं इसमें। अगला है 13वां भरहूत अभिलेख, इसमें शुंग नरेन शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित। और अगला है एरन अभिलेख, इसमें जो है भानुगुप्त से रिलेटेड है। इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इसमें ऐहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड है। अगला है मंदसौर अभिलेख, ये मालवा नरेश यशोवर्मन से रिलेटेड है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से रिलेटेड है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से रिलेटेड है, इसमें हुनों पर विजय का विवरण मिलता है। अगला है देवपाड़ा अभिलेख, इसमें जो है बंगाल शासक विजय सेन से जो रिलेटेड है देवपाड़ा अभिलेख। अगला है बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख, ये हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। अगला है बालाघाट कार्ले अभिलेख, ये सातवाहनों की उपलब्धियां से रिलेटेड है। और अगला है अयोध्या अभिलेख, ये शुंगों की उपलब्धियां हैं इसमें। और भरहूत अभिलेख, इसमें शुंग नरेश शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित। और अगला है एरन अभिलेख, ये जो है भानुगुप्त से रिलेटेड है। हमारा अगला पॉइंट है भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेस नगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेस नगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। देखते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है।
अगला पॉइंट है, सती प्रथा का पहला साक्ष्य 510 ईस्वी के एरन अभिलेख सेनापति भानुगुप्त से मिलता है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य 510 ईस्वी के एरन अभिलेख सेनापति भानुगुप्त से मिलता है। अगला पॉइंट है, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला है मुद्रा। मुद्रा में हम लोग देखेंगे, यद्यपि भारत में सिक्कों की प्राप्ति 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही मिलती है। यद्यपि भारत में सिक्कों की प्राप्ति 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही मिलती है। अगला है, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है और साहित्यिक ग्रंथों में इन्हें कारसापन, पुराण, धरण, शतमान आदि नामों से भी जाना जाता है। साहित्यिक ग्रंथों में इन्हें कारसापन, पुराण, धरण, शतमान आदि नामों से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, आहत सिक्के अधिकांशतः चांदी के टुकड़े हैं। आहत सिक्के अधिकांशतः चांदी के टुकड़े हैं जिन पर विविध आकृतियां अंकित की गई है। सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य सर्वप्रथम यवन शासकों ने किया था। सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य सर्वप्रथम यवन शासकों ने किया था। प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है। प्राचीन भारत के गणराज्य का अस्तित्व मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है। कनिष्क के सिक्कों से हमें उसके बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का पता चलता है। कनिष्क के सिक्कों से हमें उसके बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का पता चलता है। तो फ्रेंड्स, ये थे प्राचीन भारत में भारतीय इतिहास के स्रोतों के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और अगले बार जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल को। और अगर कहीं पे भी अगर थोड़ा सा भी अगर पढ़ने में थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक भी हुआ है तो प्लीज़ उसको एक बार आप देख लेंगे, फिर वहाँ पे जो भी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।